हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है मन सिंह और हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की कुछ ऐसी सीरीज जिसमें 7 से 8 दिन के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से क्रश करेंगे। तो बेसिकली हम लोग ने काफ़ी कुछ कर लिया है। आज की जो डेट है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद अ चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे, बीएससी एनएससी किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन से मेंबर कमिटीज़ इसमें फॉर्म हुई थी और सारी चीज़ों को हम लोग इस चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस उसके जो इनिशिएटिव्स हैं, उसके जो वेज मेथड्स हैं, उस चीज़ को हमें जानना है। बट वो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, इसलिए इस वीडियो में कवर कर पाते हैं या नहीं ये हम लोग को देखने की ज़रूरत होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो अपडेट्स हैं इस सीरीज़ के वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बेसिकली स्टार्टिंग विद फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? इट इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बायर और सेलर जो होता है वो अपने जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उनको जो करता है ट्रेड, उनको ये ट्रेड करता है। तो बेसिकली दीज आर फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल मार्केट तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में जो चीज़ें आती है वो आती है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। ये बेसिकली इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है हमारा वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो उसको हमें पहले समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं मनी मार्केट को तुरंत खत्म करके मैं सेकेंडरी मार्केट पे आपको अच्छे से कैपिटल मार्केट पे मैं आपको अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूँ तो वो भी दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें होता है एक पहला प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स की जो पहली बार, प्राइमरी मतलब पहला, राइट। तो पहली बार जो चीज़ें हमारे स्टॉक या पहली बार जो चीज़ें हमारे फाइनेंशियल मार्केट में यूज़ हो रही है उसको हम लोग प्राइमरी कहेंगे। जैसे आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, प्रेफरेंशियल इशू हो गया, और इस तरीके से राइट्स इशू भी अगर हो जाते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी मार्केट। और अगर मैं बात करता हूँ सेकेंडरी की तो डेफिनेटली वो पहले ट्रेडिंग हो चुकी है, उसको हम लोग को आगे और बढ़ाना है। तो बेसिकली उसमें हम लोग शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे फ्यूचर हो गया, ऑप्शन हो गया, स्वैप हो गया और फॉरवर्ड हो गया। फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप और फॉरवर्ड इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, मैं उसको भी आप ही डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं बात करता हूँ आपके मनी और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस की, तो बेसिकली देखिए पहला क्या आता है ना कि जो मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से डील करता है। बोरोइंग और लेंडिंग जो होती है शॉर्ट टर्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी मार्केट के थ्रू डील करवाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल की तो वो होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। अगर लॉन्ग टर्म में आ गया तो ये आ जाता है कैपिटल। जैसे आप देखो ना स्टॉक्स खरीदते हो तो वो आप थोड़े लंबे समय के लिए खरीदते हो, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद बेच दिया, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हो। लेकिन हाँ, बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। अगर मैं पर्पस की बात करता हूँ तो जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है वो मनी मार्केट के द्वारा हमारी पूरी की जाती है। जैसे ट्रेजरी बिल इशू करा लिया, थोड़ा सा पैसा मिल गया थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए और हमारा काम बन गया। उस तरीके से अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसमें कमर्शियल बिल, ये मैंने आपको बताया, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड होते हैं। फिर इसमें देखो शॉर्ट टर्म है तो यार जाहिर सी बात है कि लो रिस्क, क्योंकि ये क्या होता है, क्रेडिट वर्दीनेस होती है, उसके से बैक्ड होता है। अगर मैं बात करूँ कि कैपिटल मार्केट की तो इसमें थोड़ा सा हाइयर रिस्क होता है। रिस्क जो होता है वो थोड़ा हाइयर होता है, क्योंकि आपको पता है ना स्टॉक्स वगैरह की अगर बात करो तो वो थोड़ा हाइयर उस पर एंड पे चला ही जाता है, रिस्क के एंड पे। अगर लो देखो शॉर्ट टर्म है तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट रेट जो होगा वो लो होगा। और अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो इसमें यार इंटरेस्ट रेट्स का कुछ नहीं कह सकते। अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने ही वाला है। अगर रेगुलेटरी बॉडी की बात करते हैं तो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है हमारा आरबीआई एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी, आपने सेबी का नाम ज़रूर सुना होगा, राइट। तो अगर मैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता हूँ तो इसमें कुछ चीज़ें आती है, जैसे कॉल मनी आ गया। अब कॉल मनी कौन लेता है, किससे लेता है? तो इट इज़ ट्रेडेड बिटवीन बैंक टू बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को देती है। इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रेजरी बिल तो ये जो होता है ये इन्वेस्टर गवर्नमेंट को देता है। और अगर इसी के बाद में जैसे इसमें बोरोअर और लेंडर्स होते हैं, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। कमर्शियल की बात करूँ तो मैं बैंक जो होते हैं वो बिजनेस को देते हैं, B2B, ओके। देन बैंक्स इंडिविजुअल को देते हैं तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इफ आई टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स टू कंपनी तो बेसिकली वो हो जाता है कमर्शियल पेपर। ये हमारा जो मनी मार्केट था उसको कौन किसको लेंड करता है, ये चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली हैं। इफ आई टॉक अबाउट कैपिटल मार्केट तो मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा लंबे समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट था उसको हम लोग कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो मेच्योरिटी होती है ना वो थोड़ी लंबे होती है, मोर देन 1 ईयर की जो इसकी मेच्योरिटी पीरियड होती है रखी जाती है।
अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था अगर हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, न्यू इशू मार्केट, राइट। तो पहली बार अगर कर रहे हो तो इसको प्राइमरी मार्केट में ही कैलकुलेट करोगे। ये इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम, डेफिनेटली अगर ये प्राइमरी है, प्राइमरी नाम से ही पता लग रहा है कि ये चीज़ें ऐसी होंगी। लेकिन अगर वही मैं बात करूँ कि सेकेंडरी की, तो इट इज़ स्टॉक एक्सचेंज, आपने देखा होगा स्टॉक्स, शेयर प्राइस वगैरह ये इसमें आता है। इट डील्स विद ट्रेडिंग ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी, किसी ने बेच दिया, किसी ने खरीद लिया, दिस इज कॉल्ड प्रीवियसली, जो प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज हैं उसके बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है उसको ये कहा जाएगा। सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय इशूअर, अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी की, ये इशूअर जो कंपनी गवर्नमेंट होती है ये पहली बार देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी यही मैंने बात किया कि जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल, लेट से एग्जांपल, मेरे पास टाटा के 100 शेयर्स हैं, आज मेरे को प्रॉफिट दिखता है, मैंने बेच दिया, कल कोई XYZ आता है पर्सन, उसने खरीद लिया, तो ये जो ट्रेडिंग होती है मेरे और उस पर्सन के बीच में हुई ना कहीं, तो बेसिकली दिस इज नोन एज आपका दिस इज इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे IPO हो गया, बिल्कुल, और इसमें हमारा क्या हो गया, जैसे जो हमारे जो स्टॉक में हमारे शेयर्स चल रहे हैं उनके बीच में अगर ट्रेडिंग हो रही है तो ये हमारा आ जाता है सेकेंडरी में। अगर मैं बात करता हूँ कि प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट आर डिटरमाइंड बाय द इशूअर बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। बेसिकली अगर IPO निकालता है तो वो अपने हिसाब से निकालेगा ना, कंपनी अपने हिसाब से ही निकालेगी कि मुझे कितना पैसा चाहिए। लेकिन शेयर्स का ऐसा नहीं है, शेयर्स में जो चल रहा है, रेट चल रहा है, उसी हिसाब से देखा जाता है कि हाँ ये इतना इसका प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से आप खरीद सकते हो, फिर वो भले लो हो या हाई हो। लाइक प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन हेल्प्स कंपनी टू रेज कैपिटल, डेफिनेटली अगर उनको रेज करना है कैपिटल, उनको पैसे की जरूरत है तो वो IPO निकालते हैं, राइट। आपने ये देखा होगा कि अभी जैसे डोम्स का कुछ टाइम पहले आया था IPO, तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स जो कि अपने कंपनी को एक्सपैंड करना है, समथिंग लाइक कैपिटल आपको चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो यूज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट। अगर इसी में जो एग्जिस्टिंग शेयर होता है, एग्जिस्टिंग में ही कुछ अगर वो हो रहा है, एग्जिस्टिंग में ही कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी को उनको वो करना है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, उसको अगर इनको रिजॉल्व करना है तो फिर उसमें सेकेंडरी मार्केट का हमें रोल देखने के लिए मिलता है। इफ़ आई टॉक अबाउट नाउ प्राइमरी, तो उसके भी 4 मैंने बताए थे आपको, IPO, FPO, फिर उसके बाद राइट्स इशू और प्रेफरेंशियल इशू। तो व्हाट इज़ IPO? IPO देखो क्या होता है ना कि पहली बार अगर कंपनी निकाल रही है, फर्स्ट टाइम अगर कंपनी कोई चीज़ निकाल के ला रही है कि हाँ हमको कैपिटल की ज़रूरत है, हमने आपको ये देता हूँ मैं कि मैं अपने जो शेयर्स है वो पब्लिक में लेके आ रहा हूँ फर्स्ट टाइम के लिए, तो उसको हम लोग IPO कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक कंपनी रेजेस कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर टू द पब्लिक, फिर अगर मान लीजिए आपने एक बार निकाल दिया, लेकिन अब आप क्या करते हो, अब आप शेयर्स अपने बढ़ा रहे हो कि यार नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे FPO, ठीक है। अगर प्रेफरेंशियल इशू की बात करता हूँ, कंपनी रेजेस कैपिटल बाय ऑफरिंग शेयर्स टू अ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स एट प्रेफरेंशियल प्राइस। कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ये देना चाहते हैं कि हाँ भैया तुम इतना पैसा लगा रहे हो मेरे ऊपर, मैं तुम्हें इतना दे रहा हूँ उसका शेयर प्राइस, ठीक है, तो तुम्हारे लिए इतना डिस्काउंट है। तो बेसिकली इट इज नोन एज प्रेफरेंशियल इशू। और राइट्स इशू में होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफर्ड डिस्काउंटेड, अगर मान लीजिए जैसे क्या होता है ना कि आप अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट कर रहे हो, है ना, सॉरी डाइल्यूट नहीं करना चाहते हो, तो क्या होता है, एक राइट्स होते हैं, अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी शेयर लिया तो उसमें आपको कुछ राइट इशू आता है, कहीं ना कहीं राइट आ गया ना आपका, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो होते हैं उनको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। तो बेसिकली दिस इज नोन एज राइट्स इशू। इफ आई टॉक अबाउट डेट एंड इक्विटी, सो डेट ओनरशिप का मामला आता है, तो अगर ओनरशिप की मैं बात करूँ तो इट इज लोन की तरह काम आता है। डेट जो होता है ना कहीं यही तो होता है, लोन या ऑब्लिगेशन है, देना ही देना है, लेकिन जो इक्विटी होती है वो तो ओनरशिप ही बताती है। इक्विटी आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो यू आर नॉन इक्विटी की बात होती है, तो इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, ओनरशिप इन अ कंपनी, ठीक है। अगर रिटर्न की बात करूँ तो इंटरेस्ट पेमेंट इसमें होता है, कूपन, और ये वेरिएबल होता है कि भाई डिविडेंड वगैरह आ गया आपका, आपने जो शेयर्स लिए उसके ऊपर डिविडेंड आ गया, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। फिर रीपेमेंट, भाई ये तो करना ही करना है, मेच्योरिटी आएगी तो रीपेमेंट करना ही है डेट, लेकिन इसका ऐसा नहीं है कुछ, आप लगा दियो अपना, लग रहा है चल रहा है वो। फिर रिस्क, डेट होल्डर्स हैव प्रायोरिटी क्लेम होता है इसका, लेकिन इन्वेस्टर्स के ऊपर ऐसा नहीं है, भाई जो भी चल रहा है डेट होल्डर जो होते हैं ना उनके ऊपर प्रायोरिटी क्लेम होता है, लेकिन जो इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं इनके ऊपर रिस्क बड़ा हाई होता है, भाई मार्केट के ऊपर डिपेंड। अभी देख लो कितना स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं सबके। तो दीज आर द थिंग्स। अगर मैं बात करूं कि डेट होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में उनका कोई रोल नहीं होता कि भाई मैनेजमेंट में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इनका पूरा कंट्रोल होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट डेट होल्डर्स हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी, लेकिन जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं ये नहीं होते, ये डेट होल्डर के सबऑर्डिनेट आते हैं। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स, जैसे बॉन्ड हो गया, डिबेंचर्स हो गया, मनी मार्केट हो गया, और इसमें स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स हो गया डेफिनेटली। अगर अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ की जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी और स्टॉक मार्केट।
ये देखो बेसिकली BSE और NSE के तहत हमारे यहाँ ट्रेडिंग वगैरह होती है। अब देखिए शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स देखो, आपने शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के ना यूनिट ओनरशिप के मालिक हो गए, मतलब कुछ पार्ट के, जैसे कुछ सर्टेन परसेंटेज के आप ओनर हो गए वहाँ के। जैसे मैंने अगर टाटा में इन्वेस्ट किया, मान लीजिए मैंने लेट से 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, टाटा के शेयर्स मैंने 10,000 के खरीदे, तो अब मैं ना उस 10,000 से टाटा का कहीं ना कहीं ओनर हो गया। आपने वो पुष्पा मूवी देखी है, ही रिजेक्टेड 5 लाख का ऑफर है ना फॉर 4 लैक्स, फॉर 4%, राइट। तो आपने ये चीज़ नोटिस की थी, 5 लाख का ऑफर उसने रिजेक्ट किया था फॉर 4%, और उसने क्या रीजन दिया था, विद दिस 4% ही इज नाउ पार्टनर। तो बेसिकली यही चीज होती है शेयर्स में कि विद अ परसेंटेज ऑफ जो आपका वो होता है ना शेयर, यू आर नाउ अ ओनर ऑफ दैट कंपनी, यू आर अ पार्टनर ऑफ दैट कंपनी, बेसिकली नॉट ओनर बट हाँ पार्टनर। तो ये रीजन जो होता है, ये चीजें होती है, इसी को हम लोग स्टॉक्स कहते हैं, राइट, इसी को शेयर्स कहते हैं, सॉरी, है ना। और अगर मैं बात करूं तो ये इशू किससे होता है, इशूड बाय पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, बाय डेफिनेटली जो पब्लिकली ट्रेड कर रही है वही तो इशू करेंगे ना इसको, ये चीज़ होती है। फिर अगर पर्पस क्या होता है कि इक्विटी को बढ़ाना, थोड़ा पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, थोड़ी चीज़ों को और मैनेज करना, अच्छे से एक्सपेंड करना है, तो इसके लिए ओके। देन रिटर्न्स में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड इज अ थिंग ना, जिसमें क्या होता है कि कंपनी जो होता है अपना प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट आपको देता है, यार तुम भी तो ओनर ही हो कहीं ना कहीं, छोटे हो तो क्या हुआ, कम है तो क्या हुआ, जैसे 4% पे है तो क्या हुआ, कोंडा रेड्डी है ना, तो उसमें आपको क्या देता है कि डिविडेंड देता है कि ले ले भाई। फिर अगर वोटिंग राइट्स, तो हाँ बिल्कुल वोटिंग राइट्स होती है, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया, मेरे पास भी मेल आता है कि यू हैव टू वोट, तो सर्टेन मैटर्स में वोटिंग राइट होता है इनका। अगर मैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की बात करूँ तो दे आर बेसिकली समवॉट सेम। अगर मैं बात करता हूँ बॉन्ड्स की, तो इन्वेस्टर लेंड्स मनी टू एंटिटी, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट को, कोई इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है कि हाँ भैया ले लो, कर लो अपना काम, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ डिबेंचर्स की, तो दे आर द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल, इसमें कोई कोलेट्रल नहीं होता है, कुछ भी कोलेट्रल नहीं होता है, सोनली और इशूअर क्रेडिट वर्दीनेस पे ही काम होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई चीज़ आया, तो अब गवर्नमेंट के क्रेडिट वर्दीनेस पे हो रहा है ना, आपने को देखा होगा सरकारी नौकरी का बड़ा हुआ है, तो वो चीज़ों को जो वर्क, उस चीज़ों पे जैसे वर्क करते हैं उसको हम लोग क्रेडिट वर्दीनेस कहते हैं। अगर ये मैं कहता हूँ कि किससे इशू किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपैलिटी से शेयर करते हैं बॉन्ड्स जो होता है, और ये भी सेम विद डिबेंचर्स, दोनों का बाकी चीज़ें सेम हैं। जैसे आपका आ गया, दे आर टू रेज कैपिटल, है ना, बॉन्ड्स बिल्कुल सेम एज बॉन्ड, इंटरेस्ट पेमेंट होता है और वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं दोनों में, बॉन्ड्स एंड अभी डिविडेंड की मैंने बात की थी कि पर्टिकुलर जो प्रॉफिट होता है वो ओनर के साथ, शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसको करते हैं कैसे, क्वार्टरली और एनुअली, इस चीज़ के ऊपर किया जाता है, और इसको ना पर शेयर बेसिस पे करते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपको आपने 100 शेयर्स हैं आपके, ठीक है, और कंपनी ने डिसाइड किया 2 रुपीज़ हम पर शेयर देंगे, तो बेसिकली आपको 100 इंटू 2 मिल जाएगा, आपको 200 रुपीज़ का प्रॉफिट, मतलब एक शेयर में 2 रुपये का प्रॉफिट, और जो उसका शेयर प्राइस चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बेसिकली दिस आर द थिंग्स। अगर मैं बात करता हूँ कूपन बॉन्ड, तो कूपन बॉन्ड जो होते हैं ना, वो बेसिकली एक कूपन के साथ अटैच होके आते हैं। होता क्या है, देखो इसको ऐसे समझो कि इसमें इंटरेस्ट मिलता है तुमको, ठीक है, इट इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशंस प्रोवाइडिंग पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट एंड फिक्स्ड कूपन रेट। अब इसका फिक्स्ड होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, रुकिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने मान लीजिए कि 10,000 रुपीज़ का कहीं इन्वेस्टमेंट किया, है ना, 10,000 का, उस पर कूपन रेट जो होता है वो कूपन रेट आता है 5% के साथ, 5% आपको, तो एनुअली आपको इसका 5%, 10,000 का 5% मिलता रहेगा, 5% आपको मिलता रहेगा। लेट्स से 10% है, तो आपको इसका जो 10% है वो हमेशा आपको पर एनुअली मिलता रहेगा, मतलब 1,000 रुपये आपको एनुअली ये मिलता रहेगा जब तक इसकी मेच्योरिटी नहीं पूरी हो रही है, इसकी जब तक मेच्योरिटी नहीं पूरी हो रही है। और अगर मेच्योरिटी जब इसकी पूरी हो जाती है, तो आपको ये जो इंटरेस्ट है, दिस इज लिटिल बिट थिक, इंटरेस्ट प्लस आपका जो भी इसका प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000 वो भी मिल जाएगा। तो दिस इज नोन एज कूपन बॉन्ड, जो ये कूपन बॉन्ड के साथ अरेंज होके मतलब साथ में आता है। गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करूँ तो ये भाई रेस किए जाते हैं फंड्स के, जब फंड्स रेस करना होता है तब यूज में आते हैं, और ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली यार, गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस लगी है तो सेफेस्ट ही माना जाएगा उसको, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, जैसे देखो IRFC का जो शेयर प्राइस था, IRFC रेलवे का एक शेयर प्राइस था, वो कितनी तेज़ी से ऊपर गया था, बीच में मैंने नोटिस किया था उसको, अभी शायद आई थिंक 6 या 7 महीने पहले
इट वॉज ऑफ 25 रुपीज़, बट एक दिन मैंने उसको चेक किया, इट वॉज ऑफ 180 रुपीज़। वो बहुत बहुत तेज़ी से हाई किया था 2 से 3 दिन के अंदर। तो बेसिकली क्यों गया था, लोगों को पता लगा गवर्नमेंट का रेलवे का कुछ फंड है, और उसकी वजह से इतना ज़्यादा हाइप हो गया, इतना ज़्यादा चला गया, 200 प्लस चला गया था एक बार में। तो दिस इज़ द थिंग कि इस तरीके से जहाँ भी गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस रहती है उसमें ये चीज़ें होती हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करूँ तो ये भी भाई देखिए, जो भी बॉन्ड इशू कर रहा है वो किस लिए कर रहा है यार, फंड को रेज करने के लिए। कॉर्पोरेट करेगा तो उसको देखो, अब इसमें ना कॉर्पोरेट बॉन्ड में थोड़े इंटरेस्ट रेट हाईयर होते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडिट वर्दीनेस का कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोचा आता है ना, तो चाहते हैं कि भाई मेरे को पैसा मिल जाए, मैं इनको ज़्यादा पैसा दे दूंगा जब मेरे को प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स, ठीक है, क्योंकि इनके पास रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, म्यूनसिपल बॉन्ड्स की बात करूँ तो स्टेट या भाई म्यूनसिपल आ गया तो स्टेट या लोकल गवर्नमेंट ही तो इसको इशू करेगी। प्रोजेक्ट जैसे स्कूल आपको बनाना है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, इस चीज़ के लिए हमारा म्यूनसिपल बॉन्ड आता है। और फिर आता है जीरो कूपन बॉन्ड, ये कोई इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं, इनका डिस्काउंटेड फेस वैल्यू होता है और ये आपको रिटर्न करते हैं मैच्योरिटी पे ही। इस तरीके का कुछ बॉन्ड होता है देखने के लिए, ये इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन बॉन्ड, बेसिकली ग्रीन बॉन्ड इज एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट। ग्रीन है ना, गो ग्रीन, तो बेसिकली इट इज़ एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट ओनली, फॉर एनवायरमेंटल बेनिफिट का जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए अगर ये चीज़ मैं बात करूँ तो ग्रीन बॉन्ड का आपको वो मिलता है, ग्रीन बॉन्ड मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ मसाला बॉन्ड की, मसाला बॉन्ड देखो यार, अगर इंडियन क्यूजीन पे है ना, इसी वजह से इसको इंडियन रुपी में डोमिनेट किया जाता है, ये इंडियन रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड है। अगर मैं बात करता हूँ सोशल इम्पैक्ट, तो डेफिनेटली फॉर सोशल वर्क्स, कोई भी अगर सोशल प्रोग्राम है उस चीज़ के लिए अगर आपको करना है तो ये सोशल, जैसे मान लीजिए कि आपको गरीब लोग हैं उनको आपको ट्रेनिंग देनी किसी चीज़ की, ठीक है, किसी भी XYZ चीज़ की, मान लीजिए UPI की ट्रेनिंग देनी है, तो अब उसके लिए सोशल बॉन्ड इशू करेगा एक कोई भी NGO होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए तो मेरे को सोशल बॉन्ड इशू कर दो, ठीक है। तो वो कंपनी इसमें पैसा लगाएगी, ये NGO उनका सोशल वर्क करेगा कि उन जो थोड़े से जो UPI नहीं चला पा रहे हैं, है ना, उन लोगों को ये ट्रेनिंग देगा कि आप UPI कैसे चला सकते हैं, आप और स्किल कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर नोन एज सोशल बॉन्ड्स, ठीक है, इसको सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड कहते हैं। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करूं तो ये इंडिविजुअल एंड कंपनी को अलाउ करता है डोनेट फंड्स इन पॉलिटिकल पार्टी। आपने देखा होगा ये अभी कुछ टाइम पहले ही आया है, जिसमें क्या होता है ना कि अनोनिमस रहती है, जो भी पार्टी को ये फंड दे रहा है उसका नाम जो होता है वो बाहर नहीं आता है, अनोनिमस रहता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप जाइए किसी भी बैंक के पास जाइए आप, और बैंक में आप पैसा जमा करके वो बॉन्ड इशू करवा दीजिए। अब ये क्या होता है कि ये बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंच जाता है, और उसमें ये क्या करती है, ये जाके उस जो कंसर्निंग बैंक होती है उसके पास जाती है पॉलिटिकल पार्टी, और इनको सारा पैसा मिल जाता है। इसमें थिंग ये होती है कि जो भी पैसा जिसने डिपॉजिट किया उसका पैसा जो नाम होता है वो बाहर नहीं आता। दीज आर नोन एज इलेक्टोरल बॉन्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। बेसिकली इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को ही पैसा दिया जाता है, तो ये जो बॉन्ड होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज का बॉन्ड होता है। अगर मैं बात करूँ तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड होता है ना ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड होता है, इन्फ्लेशन के साथ ये एडजस्टेड होता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपने कोई भी बॉन्ड लिया 10 रुपीज़ का, अब वो इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, तो आपको ये आगे जाके जो इन्फ्लेशन रेट है उससे एडजस्ट करके ही इसका जो पेमेंट होगा वो चीज़ें मिलेंगी। फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड जो होते हैं भाई, ये बैंक होल्डर्स होते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं प्री डिटरमाइंड नंबर कंपनीज कॉमन स्टॉक, और ये इक्विटी अपसाइड के लिए देखे जा सकते हैं। हमारे बॉन्ड्स दैट अलाउ बैंक होल्डर्स टू कन्वर्ट देम इनटू प्री डिटरमाइंड नंबर, ठीक है, जो प्री डिटरमाइंड नंबर में कन्वर्ट कर सकें। तो बेसिकली दीज आर थिंग। अगर मैं बात करता हूँ डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स आर समथिंग ना, जस्ट अ सेकेंड, या सो डेरिवेटिव्स आर, देखो डेरिवेटिव्स होता क्या है, ठीक है, ये होता है ना कि जैसे दीज आर समथिंग, जैसे इसको क्या किया जाता है ना कि दे आर इंस्ट्रूमेंट दैट डराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलिंग एसेट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, अंडरलिंग जो भी एसेट्स होते हैं उनसे ये जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं ये डेरिवेटिव्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें आता है फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स और फॉरवर्ड्स। अगर मैं देखो फ्यूचर्स की बात करूँ तो ये ना बाइंग और सेलिंग ऑफ एसेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, कोई एक पहले से प्राइस डिटरमाइन कर लिया, उसके ऊपर बाइंग और सेलिंग पहले के लिए, आगे के लिए कि हाँ इतने रुपए में बेचूंगा। अब वो बढ़ रहा है कि घट रहा है उससे मतलब ही नहीं है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब इस पे हमारा जो बात हो चुकी है ये होगी अब ऑप्शन ट्रेडिंग की। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग इज थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इसमें दो लोग के बीच में डिसाइड हो जाता है, दो लोग के बीच में डिसाइड हो जाता है कि मान लीजिए अगर एक शेयर है उसका प्राइस अभी 100 रुपीज़ है, ठीक है, देयर इज अ शेयर दैट इज ऑफ 100 रुपीज़। अब ये क्या होता है कि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की, और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने बोल दिया कि यार 120 रुपये में मैं लूँगा, ठीक, विद इन 3 मंथ्स,
3 मंथ्स के अंदर मैं इसको 120 रुपये में लेने के लिए रेडी हूँ। अब अगर इसका प्राइस पहुँच जाता है लेट से 500, तब भी ये आपको 120 में ही मिलेगा। और लेट से इसका प्राइस पहुँच जाता है 80, तब भी ये आपको 120 में ही मिलेगा। दिस इज़ नोन एज पर्टिकुलर थिंग ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इस चीज़ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये चीज़ों इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऐसे ये काम करता है। स्वैप जो होता है यार, इसमें ना स्वैप करते हैं कैश फ्लो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट, इसको हम लोग वो करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड्स की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सेल एसेट एट फिक्स्ड प्राइस इन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। एक फिक्स्ड डेट पे फिक्स्ड प्राइस पे हम लोग इस चीज़ को जो होता है उसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो आता है GSEC। GSEC मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो ये 4 पार्ट में होते हैं। ट्रेजरी बिल की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 91, 182 और 364 डेज का होता है। 91, 182, 364 का इनका डोंट पे रेगुलर इंटरेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इट इशूड एट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पे इशू होता है और ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। जो ट्रेजरी बिल है वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। इफ़ आई टॉक अबाउट कैश मैनेजमेंट बिल्स, तो दिस इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म एंड ये सिमिलर होते हैं, लेकिन इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन 91 डेज होता है। टेम्परेरी कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए दीज आर यूज्ड। कैश मैनेजमेंट बिल, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कैश मैनेजमेंट बिल। डेटेड जो GSEC होता है, डेटेड GSEC, तो डेटेड GSEC की बात करूँ तो ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म का होता है। और SDL मतलब स्टेट जो डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और जो डेटेड GSEC होता है, बेसिकली अगर डेटेड लिखा है उसमें, तो इसमें देखिए क्या होगा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट इज पेड इन एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने पे इंटरेस्ट दिया जाता है। और टेन्योर जो होता है वो 5 से 40 साल तक के जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो 91 डेज तो नहीं जाएगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की, तो यार कौन इशू करेगा, इसको स्टेट ही लेगा। स्टेट लेगा, लॉन्ग टर्म होगा। और स्टेट क्यों लेगा, किसी भी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये स्टेट अपने डेवलपमेंट के लिए ये लेगा। तो बेसिकली ये भी इसीलिए होता है। इसमें भी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। टेन्योर वैरी करता है बाय स्टेट टू स्टेट। ये जो टेन्योर होता है वो वैरी करता रहता है। GSEC की बात करूँ तो GSEC जो है ना, वो अब एक नेगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म है, एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म, नॉट नेगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म, बट एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। ऑक्शन प्लेटफॉर्म दैट इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ठीक है। तो बेसिकली इट इज NDSOM। दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बिडर्स अपने बिड्स लगाते हैं और फिर यहाँ पे ऑक्शन होता है इसी प्लेटफॉर्म पे। दिस इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंडक्टेड बाय RBI। दिस इज ऑक्शन कंडक्टेड बाय RBI। तो इस चीज़ में होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट फंड्स में हम लोग आ गए। अब इन्वेस्टमेंट फंड्स की अगर मैं बात करता हूँ, पहला आता है म्यूचुअल फंड्स। सही है, आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड सही है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि पूल करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर पूल करते हैं अपने मनी को, और उसके बाद डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ये जो स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इन सब में लगाया जाता है पैसा। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी हो गई, इसमें मैं आपको एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, आम आदमी जो होता है वो एक कंपनी को चुनता है, उसमें अपना पैसा लगा देता है। अब वो पैसा इकट्ठा होकर एक कंपनी को मिला और उसने बड़े अमाउंट में वो पैसा किसी स्टॉक्स में लगा दिया, उसको जो प्रॉफिट हुआ उसका कुछ शेयर आपको मिला और उसने कुछ प्रॉफिट अपने पास भी रखा। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो वर्क करता है। अगर हेज फंड की बात करूँ तो ये पूल करता है वेल्दी इन्वेस्टर्स को। जो वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इसमें की पॉइंट है, वेल्दी इन्वेस्टर्स को ये देखा जाए तो इसमें ये एक की पॉइंट है। ये यूज़ करता है एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज होती है इन्वेस्ट करने की, वो सारी चीज़ों को करता है। इसमें हाई इंटरेस्ट होता है लेकिन हाई रिस्क भी होता है। जहाँ हाई इंटरेस्ट, वहाँ पे भाई देखो, हाई अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, ज़्यादा पैसा अगर रिटर्न मिल रहा है तो रिस्क भी तो हाई होगा, इसीलिए तो रिटर्न ज़्यादा हाई मिल रहा है। द थिंग इज दिस ओनली। अगर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करूँ तो ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव, नाम ही से समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव है। पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल इन इंडिया इन्वेस्टिंग इन नॉन ट्रेडिशनल एसेट लाइक प्राइवेट रियल एस्टेट इक्विटी। अगर मान लो कुछ जैसे मान लो तुम्हें स्टॉक्स में नहीं लगाना तो उसका कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो रियल एस्टेट में लगा दिया पैसा। अब उसके भी कुछ आ गए, तुमने गोल्ड में पैसा लगा दिया, गोल्ड बॉन्ड अभी आया था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट, आप जाके देखो, उसमें भी बहुत चेंजेस हुए हैं। तो बेसिकली दीज आर द थिंग कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ रियल, अब इसी का एक प्रकार है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप एक पर्टिकुलर फिजिकल एसेट, जमीन जो होती है ना, ज़मीन, रियल एस्टेट मतलब ज़मीन या कुछ भी आप
पर्टिकुलर अगर मान लो आप एक लैंड नहीं परचेज करना चाह रहे हो तो क्या करो, उसके ही एवज में एक बॉन्ड कर लो। जैसे गोल्ड का एक आया था ना गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड की जगह आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदना है, वो बॉन्ड खरीदना है। उस बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करिए, आपको सेम प्राइस मिलेगा, और उसमें क्या होता था, शुद्धता का कोई इशू नहीं था। इसी तरीके से ये रियल एस्टेट का, आपको खेती वेती तो करनी नहीं है तो आप रियल एस्टेट में लगाओ, उस प्रॉपर्टी को ओन किए बिना। उस प्रॉपर्टी के हाई हाई जो रेट्स होंगे वो हाई होंगे, तो आपको भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की मैं बात करूँ तो बेसिकली अगर मान लो कहीं पे हाईवे बन रहा है, अब उस हाईवे में तुमने इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है टोल वगैरह से, तो वो तुम्हें मिलेगा। तो दीज आर द थिंग्स, जो आपको पावर लाइन हो गई, हाईवेज हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, तो इस तरीके की जो थिंग्स होती हैं इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। और ये जो होता है ये सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, फिर इंस्टीट्यूशनल। मैं एक एक करके बात करता हूँ। रिटेल जो होते हैं, रिटेल से समझ में आ रहा कि ये स्मॉलर अमाउंट के ऑप्शन लाइक म्यूचुअल फंड और स्टॉक बॉन्ड्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। फिर अगर इंस्टीट्यूशनल की बात करूँ तो ये देखो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, पेंशन फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, LIC वगैरह हो गया, ये जो होते हैं, और ये किसके क्लाइंट के बिहाफ पे करते हैं। और कैन इन्वेस्ट इन रिस्कर एसेट, जहाँ पे रिस्कियर है वो एसेट में भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर द थिंग। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट जो है, तो फिर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स मीटिंग रेगुलेटरी क्राइटेरिया। तो ये हाई नेट वर्थ वाले होते हैं जिसमें रेगुलेटरी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, एक्सेस टू, ठीक है। तो ये बेसिकली दीज आर द थिंग। फिर आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बेसिकली क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फ्रॉम अदर कंट्रीज जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करें, इनको हम लोग ये कहते हैं। फिर आता है एंजल इन्वेस्टर। आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में जो अमन गुप्ता हैं, बेसिकली ही इज वन टाइप ऑफ एंजल इन्वेस्टर, बाकी भी है। तो ये एंजल इन्वेस्टर होते हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वेंचर कैपिटल्स होता है, दे आर प्रोफेशनल इन्वेस्टर फंडिंग एट अर्ली स्टेज विद अ कंपनीज ग्रोथ पोटेंशियल। अगर कोई कंपनी ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रही है तो उसमें ये जो अर्ली स्टेज पे करते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है इनके अंदर, यार प्रोफेशनल होते हैं ये इन्वेस्टर, ये इन्वेस्ट ही करते रहते हैं। तो बेसिकली दीज आर वेंचर कैपिटल्स। फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो इन्वेस्टर प्रोवाइडिंग कैपिटल टू नॉन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। नॉन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इज अ कीवर्ड हियर, एंड इन एक्सचेंज ऑफ फॉर इक्विटी एंड ओनरशिप, ठीक है। तो नॉन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी जो है उसके अगर ऊपर ये चीज़ किया जाता है तो ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट नाउ रेगुलेटरी बॉडीज़ की, तो हमें मिलता है पहला सेबी। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है, सारी चीज़ों को जो भी मैनेज करता है वो सेबी ही मैनेज कर रही है। इफ़ आई टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज तो आपको पता है NSE और BSE हमारे यहाँ जो है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चलती है। फिर डिपॉजिटरीज होती हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL और CDSL ये एक्ट करता है कस्टोडियन फॉर द सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक। अगर मान लो कुछ इलेक्ट्रॉनिक का चल रहा है तो उसका जो कस्टोडियन होता है वो कौन कौन होता है, NSDL और CDSL। बेसिकली दीज आर द थिंग्स। फिर अगर मैं बात करूं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और साथ में इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर BSE। देखो ये NSE के लिए है और ये BSE के लिए है। ये स्मूथ सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स की भाई सारी चीज़ें स्मूथली चल रही, इन सब के लिए करता है। तो NSCCL जो है वो हमारा NSE के लिए है, और हमारा जो CICCL है वो हमारा BSE के लिए है। तो लेट मी थोड़ा सा पतला कर दूँ इसको। हाँ, तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक में जैसे आपको ग्रो मिल गया, ज़ेरोधा मिल गया, दीज आर सम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको ये चीज़ों को ट्रेड करने का वो मिलता है, ऑप्शन मिलता है। भाई देखो ग्रो, आप इंडिया में क्या चल रहा है, सब ग्रो कर रहे हैं, ये ऐड आपने देखा होगा। तो बेसिकली दीज आर द एप्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं ये ऐप्स जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। फिर मैंने अभी इसके बारे में मैंने बात कर ही ली थी, ये ऑप्शन के तहत ये होता है, और इसको रेगुलेट कौन करता है, RBI के तहत ऑप्शन करवाता है RBI। तो अगर मैं पेमेंट और सेटलमेंट की बात करूँ तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड सिस्टम आर कॉमनली यूज फॉर सेटलिंग फंड्स इन इंडिया। ये बेसिकली फंड को सेटल करने के लिए यूज होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ BSE एंड NSE, तो बेसिकली इट इज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया इज BSE। इट इज ओल्डेस्ट एंड ये लार्जेस्ट है इन इंडिया। इट इज लार्जेस्ट इन इंडिया।
तो बेसिकली दीज आर द थिंग। इसको अगर फाउंड करते हैं तो मैं देखता हूँ कि 1875 में ये फाउंड हुआ था बीएसई अपना, और 1992 में जब हर्षद मेहता जी का वो हुआ था, उसी में ये 1992 में ये भी फॉर्म किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ बीएसई में, तो यार देखो सेंसेक्स और 30 कंपनी जो होती है ना उसमें होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि टॉप 50 कंपनीज को ये लोग रखते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट वेबसाइट, तो वेबसाइट आप देख सकते हो, दीज आर नॉट वेरी मच रेलिवेंट थिंग। इतनी इसमें लगभग कंपनीज हैं। फिर उसके बाद देयर इज़ नथिंग ट्रेडिंग मैकेनिज्म। इसका अगर मैं बात करता हूँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ, डेफिनेटली जो एनएसई है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन जो बीएसई है ना वो कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक है उसका। लिक्विडिटी की तो फिर एनएसई से कम लिक्विडिटी है इसकी, और इन केस ऑफ लिक्विडिटी एनएसई इज क्लियर विनर सिंस वॉल्यूम ट्रेडेड इन एनएसई आर मच हायर एज कम्पेयर टू बीएसई। वॉल्यूम ट्रेडेड बहुत ज़्यादा है ना एनएसई पे, इस वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ सेबी की, तो अब सेबी जो फॉर्म हुआ था वो 1992 में हुआ था इस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, सेबी एक्ट के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत। तो अगर मैं इसके कॉम्पोजिशन की बात करता हूँ तो देखो इसका ना कॉम्पोजिशन बड़ा इजी है। इट इज़ गवर्न्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 9 मेंबर्स। अब 9 मेंबर जो होते हैं उसमें से एक चेयरमैन होगा, पहली बात तो, ठीक है। देयर इज 1 चेयरमैन, 2 मेंबर्स ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऐसे समझिए कि 1 आपका हो गया 1 चेयरमैन, 2 मेंबर्स फॉर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, 3 लोग यहाँ हो गए। फिर 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई, 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई। अब इसके अलावा जो होता है ना, इसके अलावा ये 4 हो गए, 5 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। अब इसमें 5 मेंबर में ना, इसमें 3 मेंबर जो होते हैं वो फुल टाइम होते हैं, और इसमें 2 मेंबर जो होते हैं वो फुल टाइम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेरी होते हैं बेसिकली। 3 मेंबर्स आर फुल टाइम, 2 मेंबर्स आर टेम्परेरी, 2 मेंबर्स आर टेम्परेरी। दिस इज अ कॉम्पोजिशन। एक चेयरमैन हो गया, एक आपका, 2 आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हो गए, उसके बाद एक आरबीआई का कुछ हो गया, उसके बाद 5 मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेट करती हैं, और उसमें 3 फुल टाइम होते हैं, 2 टेम्परेरी पीरियड के होते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें चेयरमैन का जो टेन्योर होता है तो वो कैसा होता है, तो यह देखिए ये 3 साल का होता है, 3 साल का या तो 65 साल, मतलब जो भी अर्ली हो। अगर वो 65 ईयर्स का एज होगा और उन्होंने 2 ही साल सर्व किया है तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द थिंग, 3 ईयर्स और 65 एज, इन दोनों में से कोई एक चीज़ को देखा जाता है। और अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकते तो येस, विद 1 ईयर एट अ टाइम फॉर मैक्सिमम 2 ईयर्स। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, ये चीज़ 2 बार किया जा सकता है। एक बार में 1 साल के लिए उसका एक्सटेंड किया जा सकता है पीरियड, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 बार। तो दिस आर द थिंग्स। अगर इसके फंक्शंस की बात करता हूँ तो सेबी के फंक्शंस क्या है, सारी चीज़ों को रेगुलेट करना सही से। तो बिल्कुल रेगुलेटिंग सिक्योरिटी मार्केट इन सिक्योरिटीज इन द मार्केट, ग्रोथ प्राइमरी और सेकेंडरी सब इसको ही मैनेज करना है। प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट। भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप देख सकते हो कि किस तरीके से फ्रॉड सब चल रहे हैं। तो प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी, सारी चीज़ों का ऑपरेशन रखता है, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जैसे जो भी इसके बीच में वेंचर कैपिटल स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इन सब का रेगुलेशन यही करता है। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स टू प्रिवेंट मार्केट मैनिपुलेशन एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। जैसे आप देखते हो ना कि इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब भी ये रोकने की कोशिश करता है। अगर एपलेट मैकेनिज्म की बात करूँ तो सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल है एक, जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, जो क्या करती है, सेबी के कोई भी अगर इशू होता है उसको हेयर करती है ये इसी में। और ये जो है ना, इट कैन फर्दर अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस लेके जाया जा सकता है। अगर इसके वेरियस इम्प्लीमेंटेशंस की बात करूं कि सेबी ने क्या क्या काम किए हैं, तो बहुत अच्छे काम किए हैं। इसने सिक्योरिटी मार्केट कोड को लेके आया था, और ये 2021 में लेके आया था कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ, हमें इसमें बजट में 2021 में हम लेके आए थे कि इसमें एक सिंगल यूनिफाइड कोड होना चाहिए, उसके तहत। फिर उसके बाद इन्वेस्टर स्टार्टर टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म इन्वेस्टर। भाई इन्वेस्टर्स को एजुकेट करिए, उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट क्या हो सकता है, लॉस क्या हो सकता है, तो ये चीज़ें उनको पता होना चाहिए। सर्किट ब्रेकर सिस्टम भी ये लेके आए थे, जिसमें क्या होता था कि एक ट्रेडिंग टेम्परेली हॉल्टेड टू अलाउ इन्वेस्टर टू कूल डाउन। एक बीच में ना थोड़ी देर का ब्रेक दिया जाता था कि भाई आप ठंडे दिमाग से सोच लो एक बार। पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया था, ताकि डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन करवा रहे हो तो उसमें पैन कार्ड जो चाहिए वो मुझे इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड के बिना
नहीं होगा। तो दीज वर द थिंग जो ये लेके आए थे। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग का जो रेगुलेशन था वो सबसे बड़ा इनका इम्पैक्ट था, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से ना बहुत ज़्यादा लॉस होता था कंपनीज को, बहुत ज़्यादा लॉस होता था जो पर्टिकुलर थिंग्स से उनको, गवर्नमेंट को भी हमारे बहुत लॉस होता था। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा टैकल करने की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि यार देखो क्या होता था ना, एक्सेस हो जाता। अब पहले ही तुम्हें इन्फॉर्मेशन पता चल रही, तुमने क्या किया, सारी स्टॉक्स खरीद ली, है ना। तो लिक्विडिटी हिल जाती थी, सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती थी। तो बेसिकली दीज वर द थिंग जो कि इसमें हम लोग ने देखी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ने फाइनेंशियल मार्केट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो आने वाला है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो बेसिकली एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा नहीं कुछ हम लोग को बेसिकली करना क्या है, एग्रीकल्चर में हमको सारी चीज़ें पढ़नी है। इरीगेशन सिस्टम, उसके जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, बट उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने सारी चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट की कवर कर ली हैं। तो आप 30 to 35 मिनट्स में अपना ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसको पूरी तरीके से कवर कर सकते हो। तो बेसिकली आई विल बी स्टॉपिंग माई वीडियो हेयर एंड आई विल मीटिंग यू नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे जो अपडेट्स हैं आपको लगातार मिलते रहें। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।